हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित बेसिक बातें की थी, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो ये है टॉपिक का नेम, क्या है? बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना बच्चों में करनी है। आप मेरा उस पर आगे बातें करेंगे। तो टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो ये है टॉपिक का नेम, ठीक है। जिसको भी देखेंगे उसका जो आंसर आएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो आंसर आएगा बच्चों, उसको हमें याद भी रखना है। ये थ्रू आउट पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा। जो फॉर्मूला आएगा अपना वो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा। तो देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कि भाई अपन एक बार क्या लेते हैं, बिंदु आवेश लेते हैं। मान लो ये बिंदु आवेश है और इसका आवेश क्या है? Q है। इस आवेश Q से हम क्या देख रहे हैं कि इस आवेश से हम स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। r दूरी पर क्या लेंगे? एक बिंदु P लेते हैं, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अच्छा अपन ऐसा लिख सकते हैं थ्योरी में क्या कि माना एक कैपिटल Q आवेश है, कैपिटल Q बिंदु आवेश है, ठीक है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी है। इसके लिए हम बिंदु P पर एक बिंदु परीक्षण आवेश रख देते हैं। क्या रख देते हैं? परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। कैसे रखते हैं? Q0 रख दिया, क्लियर। अब हम क्या देखेंगे? अब इस पर हम निकालेंगे बल का मान, ठीक है ना। तो हम देखेंगे परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश पर विद्युत बल, विद्युत बल, परीक्षण आवेश पर विद्युत बल कितना हो जाएगा? ये मेरा F बराबर एक कूलम के नियम के अंदर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कितना होता है? ये होता है K Q1 Q2 को r स्क्वायर। स्टेप को कर फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू कर देंगे। तो वैल्यू को करेंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 के लिए क्या देंगे? कैपिटल Q Q0 अपॉन r स्क्वायर। ये लिख दिया बच्चों को ने, ठीक है। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसको क्या देने वाले हैं लोग? समीकरण नंबर 1 हम बच्चों देने वाले हैं। लिख लिया यहाँ तक। आपको देखो हम आगे चर्चा करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E बराबर F अपॉन Q0, ठीक है। कल पढ़ा था हमने कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो अपन जो है F की वैल्यू, समीकरण 1 से बच्चों हम क्या F की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो क्या रहेगा? ये रहेगा समीकरण 1 से मान रखने पर, मान
रखने पर, समीकरण से मान रखने पर ये हो जाएगा E बराबर K कैपिटल Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। क्लियर हो गई बात? चलो आप अगर हमें Q नॉट से Q नॉट को काट दिया अभी, Q नॉट से Q नॉट काट दिया तो कितना आ जाएगा? ये रहेगा E बराबर ये रहेगा E इक्वल टू KQ अपॉन R। ठीक है भाई, ये बने देगा ऐसे करते हैं। ये है 21 नंबर दे रहे हैं इसको अपन कौन सा सेकंड KQ अपॉन R। और देख रहे बच्चों को लोग ने क्या लिखा है कि सदिश रूप में लिखना चाहे क्या लिखेंगे? सदिश रूप में। सदिश रूप में ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर इनटू R। सदिश रूप में क्या हो जाएगा? E वेक्टर और KQ अपॉन R स्क्वायर इनटू R। क्लियर हुई बात? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि एकांक सदिश, ये क्या है? एकांक सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है? R का एकांक सदिश है, क्योंकि हमें मालूम है दिशा को उसके द्वारा बताया जाता है बच्चों। दिशा को बताते हैं हम लोग एकांक सदिश के द्वारा। तो दिशा को एकांक सदिश के द्वारा बताते हैं तो एकांक सदिश R के बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R। ठीक है, तो इसको मैं पुट कर दूं तो और कितना आ जाएगा? इसको अपन ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कैसा कि E वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो KQ अपॉन RQ इनटू R। क्लियर हो गई बात? तो ये हमने देखा। हाँ, इसमें हम अगर E और R में ग्राफ बनाना चाहें कैसा आएगा भाई? E व R में ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, तो E व R में ग्राफ बनाने के लिए मैं देता हूं कि इसके अगर फॉर्मूला बनाना चाहें E व R में ग्राफ, E व R में ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो ये क्या होगा? जो मैग्नीट्यूड है E का परिमाण है और ये डिस्टेंस है, ये इस टाइप का आएगा रखता हुआ। ठीक है, E इनवर्स में हो जाएगा R स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ये बच्चों हमने देखा, इस टाइप से हमने देख लिया है कि कैसे इसका सॉल्यूशन सॉरी ग्राफ आएगा। अब इसी ग्राफ को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहूं तो कैसे बनने वाला है? पॉजिटिवली और पॉजिटिवली बनाकर देखते हैं लोग कि पॉजिटिवली कैसे बनने वाला है ग्राफ। ये पॉजिटिवली बन जाएगा भाई ऐसे करते हुए इस प्रकार से भी ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं क्या लिखा है? ये तो है R वेक्टर, ये है E वेक्टर और बच्चों ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ आता है, इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ रहेगी? पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी, आगे पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा। इधर की तरफ जाएं तो ये कुछ ऐसे आने वाला है। ठीक है, ठीक है ना? इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं दोबारा से। कि इसके लिए बात करें तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसके लिए ग्राफ बना रहे तो ऐसे वेक्टर और नेगेटिव के लिए बनाते हैं क्या होगा? अगर तो पॉजिटिव के लिए कैसे कि अगर मैं मान लो पॉजिटिव चार्ज जा रहा हुआ है और मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं तो E किधर रहेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन, बट R क्या है? नेगेटिव, इसलिए R नेगेटिव बट E क्या है? पॉजिटिव है ना। तो R तो है, देखिए एक बार मैंने गलती तो नहीं कर दी है, एक बार देख लेते हैं बच्चों कि ये पॉजिटिव क्यों चार्ज है। इस पर E की डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगी, E की डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगी, तो R क्या है? R पॉजिटिव लेते हैं हम लोग तो E भी पॉजिटिव है इधर की तरफ। R में
नेगेटिव लिया तो आर नेगेटिव लिया तो ई भी नेगेटिव आ गया, तो ई नेगेटिव ही क्यों है यहाँ पर, माइनस का ई वेक्टर है, इधर माइनस का आर हो जाएगा, तो इसका ग्राफ बनेगा। और जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं बच्चों, तो ये जो ग्राफ है वो कौन सी क्वाड्रेटिक हो जाता, ये जाता थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में आ जाता है। चलो बच्चों एक बना देखा, अब इस पर आधारित अपन क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं कि एल का कण के कारण, एक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है इसको अपन देख लेते हैं। एल्फा कण, एल्फा कण के कारण एल्फा कण के कारण इससे, एल्फा कण के कारण इससे 5 माइक्रो 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम की या 3 एंगस्ट्रॉम की, और बेटर आंसर रहेगा 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित, एल्फा कण के कारण से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित बिंदु पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें देखना है कि कोई एल्फा कण है और इसे कितने डिस्टेंस पर 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित पॉइंट पी है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भाई ये जो Q है, आर एस, Q कितना होता है एल्फा कण पर, ये मालूम है G प्लस का 2E होता है, ठीक है। एल्फा कण पर तो आर एस रहेगा उतना रहेगा, प्लस का 2E रहेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्लस का 2E रहेगा, कितना हो जाएगा ये हो गया 2 गुणा 1.6 into 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो ये रहेगा भाई Q बराबर 3.2 into 10 to the पावर माइनस का 19 कूलम हो गया। आप जब R बराबर देखते हैं लोग, R बराबर क्या है 3 एंगस्ट्रॉम बोले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 3 गुणा 10 की पावर कितना, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 10। अब करना क्या है, हमें फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर मालूम है क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो KQ अपॉन R स्क्वायर बच्चों को ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये अपन ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन में, एक डिस्टेंस थोड़ा सा हमको ज्यादा ही कम करती है, इसको 3 माइक्रोमीटर ले देते हैं, ठीक है बच्चों। अपने ऊपर क्या मानना चाह रहे हैं कांसेप्ट पता होना चाहिए। ये कितना ले रहे हैं, 3 माइक्रोमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो माइक्रोमीटर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइक्रोमीटर हमने लिखा है, R बराबर 3 माइक्रोमीटर बराबर 3 into 10 to the पावर माइनस का 6 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा भाई। अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग। तो KQ का R स्क्वायर हो गया। अब हम इसमें KQ का R स्क्वायर हो गया तो E इक्वल टू K, एक वैल्यू कितनी रहेगी 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, इनटू 3.2 इनटू 10 टू दी पावर कितना माइनस का 19 हो जाएगा भाई, अपॉन ये हो जाएगा 3 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 6 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, E बराबर
ये हो जाएगा 9 इंटू 3.2, 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 और प्लस का 9 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12। तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट गया तो ये बराबर कितना जाएगा, ये जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर 2। इस टाइप से जाएगा। पावर को सोल्व करना आता होगा, नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ पावर कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 10 और 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा इस टाइप से, ऐसे करते हुए। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पावर 2 बच जाएगा, तो रहेगा 320 न्यूटन अपॉन कूलम। ये इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक है भाई, ये अपन ने देखा एक सिंपल सा क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम आगे बात कर रहे हैं पॉइंट 4 के कारण और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो हम कर सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं नेक्स्ट कि बिंदु आवेशों से भरे निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं बिंदु आवेशों से भरे निकाय, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, या तीव्रता या अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर, कूलम के नियम की बात पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत कि जहां पर भी अपने को एक से ज्यादा आवेशों के कारण बल को जोड़ना है वहां पर हम क्या काम ले रहे थे, अध्यारोपण का सिद्धांत हम काम ले रहे थे। तो इसी टाइप से हम यहां पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, बहुत सारे बच्चों क्या हैं, बिंदु आवेश है। कैसे देख लेते हैं हम लोग कि एक बिंदु आवेश ये रहा, 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 और इन सब के कारण कौन से पॉइंट पर बच्चों, इन सब के कारण एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग इस पर, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस सभी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस पर निकालेंगे। इसकी वजह से क्या होगी, इसकी वजह से होगी इधर की तरफ, इसकी वजह से होगी इधर की तरफ, इसकी वजह से होगी बच्चों इधर की तरफ, और इसके कारण होगी इधर की तरफ। ऐसे ये हम देख रहे हैं ये क्या है, ये है Q1, यहाँ पर आवेश है Q1, यहाँ पर आवेश है Q2, यहाँ पर आवेश है Q3, और ये क्या है Qn, यहाँ पर आवेश है वो क्या है Qn है। ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे कर रहे इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और इधर की तरफ। ए है भी E1 वेक्टर, ए है E2 वेक्टर, ए है E3 वेक्टर, और ए Qn है तो En वेक्टर मान लो इसको। ठीक है ना, इस तरह से इतने सारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं यहाँ पर जनरेट हो रही हैं अलग-अलग आवेश के कारण। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है कि अपने को परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो हम लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत को अपन लिख रहे हैं बच्चों। तो एक नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं मैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण
आवेशारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर विभिन्न आवेशों के कारण विभिन्न आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण सभी आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिशों योग के बराबर होती है। क्लियर भाई? तीव्रताओं के सदिशों के बराबर होती है, अर्थात E वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा भाई? हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस सो ऑन En वेक्टर। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? तो ये है भाई अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे कि हमने कूलॉम के नियम के अंतर्गत देखा था अध्यारोपण का सिद्धांत, वहां पर हम बल का मान ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे बच्चों। ठीक है, ये हमने देखा। अब आप इस पर आधारित बिल्कुल छोटे छोटे से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम नाम ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या ले रहे हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम बना लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग। एक बार देखता हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा सा छोटा बन रहा है, पता नहीं क्या रीजन है इसमें, देखता हूँ। हाँ ये सही है। एक देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक कॉर्नर पर, जैसे इस कॉर्नर की बात करें तो कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है, इस कॉर्नर की बात करें तो कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है। एक कोने पर आवेश नहीं है, इस पर आवेश नहीं है, और इसकी जो साइड है वो कितनी है भाई? इसकी जो भुजा है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी है? स्मॉल a है। ठीक है, तो हमें इस बिंदु पर, इस शीर्ष पर E की वैल्यू बच्चों में बतानी है कि E की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट एक बार तुम लोग खुद प्रयास करो कि E का मान कितना आने वाला है इस पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कूलॉम के नियम में हमने अध्यारोपण का सिद्धांत देखा था, वहां पर हम देख चुके हैं। फिर भी एक बार मैं कोशिश करता हूं कि हमें मालूम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण तो तृतीय दिशा में बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण तृतीय दिशा में अंदर की ओर होती है। अगर ये बात अपने को पता नहीं है तो ये ऐड करता हूं बात को। चलो कहां पर ऐड करनी है, इधर देखते हैं। बिंदु आवेश का तीव्रता कहां पर आएगी? इस जगह पर आएगी ना। तो यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं उसकी डायरेक्शन को, जिससे कि इक्वेशन को सही रहे। ठीक है ना? तो क्या है डायरेक्शन की, क्या मैं बताने वाला हूं मैं
कि हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्या बात पता होनी चाहिए, बिंदु धनावेश के कारण, बिंदु धनावेश के कारण, बिंदु धनावेश के कारण, बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तृतीय दिशा में, तृतीय दिशा में बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर व ऋणावेश के कारण, व ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण तीव्रता तृतीय दिशा में अंदर की होती है, तीव्रता तृतीय दिशा में, तृतीय दिशा में अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। ये बच्चों को देखा, ये डायरेक्शन के लिए मैंने तुम्हारा बताया कि डायरेक्शन में पता हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो वापस हम अपने क्वेश्चन को लौटते हैं हम लोग को। कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन था बच्चों ए वाला कि यहाँ पर हम तीन तरह डालेंगे, तो देख रहे थे हम लोग, क्या देख रहे हैं लोग कि इसके कारण जो दिशा रहेगी, इसको मैं मान लेता हूँ E1 है, इसकी वैल्यू कितनी है? E1 है, और इसके कारण जो रहेगी इसकी वैल्यू भी E1 है, E2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा E1 बराबर, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा KQ/R², R की वैल्यू है A, तो E1 की वैल्यू कितनी रहेगी? KQ/A²। E2 की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग कि E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो E2 बराबर हो जाएगा KQ/A²। अब इनका करना है अपने को वेक्टर सम। तो वेक्टर सम के लिए मैंने तुम्हारा शॉर्ट में बता कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल है जो कितने डिग्री का हो जाएगा? तो बच्चों ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। तो जब भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड की 60 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? इसको मैं E मान लेता हूं, इसको मैं E मान लेता हूं, तो कितना हो जाएगा? E नेट बराबर है, हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले से कि √3E आ जाता है। मतलब जब दो वेक्टर, दो सदिश समान परिमाण की 60 डिग्री पर होते हैं तो √3 का आता है। ये कितना हो जाएगा? √3 KQ/A²। ठीक है बच्चों, फाइनल रिजल्ट ये आएगा। हाँ, अगर ये बच्चों को समझ नहीं आया तो दिक्कत वाली बात में थोड़ा सा समझ लेता हूँ कि E नेट बराबर अपना क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, E1 E2 cos थीटा। और थीटा की क्या रखेंगे लोग? 60 डिग्री। थीटा की क्या रखेंगे बच्चों हम लोग? 60 डिग्री हम रख देंगे। तो 60 डिग्री जो हम रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे फॉर्मूला बता रहा हूं। इसी क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा चेंज करके हम किस टाइप से कर सकते थे। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी मान ली है हम लोगों ने? ए है, इसकी साइड कितनी है? ए है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जो चार्ज है और यहां पर जो चार्ज कितना है देखते हैं हम लोग। तो इसका जो चार्ज है वो हो जाएगा प्लस का क्यू, यहां पर हो जाएगा बच्चों माइनस का क्यू। ठीक है, हमें बताना है इस पॉइंट पर चार्ज तो नहीं है इस पॉइंट पर, ठीक है ना?
ना, हमें इस जगह पर ई की वैल्यू बतानी है, इस बार कितनी रहेगी, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी रहेगी वो देख रहे हैं लोग। ये तो मैं बता चुका हूं बच्चों ऑलरेडी। सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बनाएं कि माइनस है तो तृतीय दिशा में अंदर की तरफ, मतलब यहां पर ई की वैल्यू रहेगी उधर की तरफ रहेगी, ई की वैल्यू अंदर की तरफ, और इसकी वजह से ई की वैल्यू बाहर की तरफ। तो ये मैग्नीट्यूड बराबर हो ई और ई, मान लो यार ए में कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, 120 डिग्री का। जब भी दो समान परिमाण के वेक्टर होते हैं कितने एंगल पर, 120 डिग्री के एंगल पर, तो उनका रेलेवेंट उतना ही आता है बच्चों, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो कितना जाएगा, ई नेट बराबर ये रहेगा k/a स्क्वायर। इनका जब वेक्टर सम करेंगे तो इतना आ जाएगा बच्चों। तो ये अपने बच्चे कब शुरुआत की है क्वेश्चनों की, और भी अपन इससे रिलेटेड बात करेंगे